So now in the last class we are talking about case number 2 जिसमें हमको केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज के लिए हमको स्टडी करना है थर्मोडायनेमिक्स को। यानी यहाँ पर जो आप वो WH S ये सब जो निकाल रहे थे वो केमिकल रिएक्शंस के लिए निकालना है। हाँ बेटा, अब ठीक है। तो केस नंबर 2 समझ। नंबर सेकेंड हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के लिए। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही थी, एक सिस्टम को स्टडी कर रहे थे और उस सिस्टम में इनिशियल टू फाइनल स्टेज तक जाने के लिए वर्क हो रहा था। बट अब यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाएगा। किससे? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इवन इसमें स्टेट भी चेंज हो जाएगी, लाइक सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस। अपन स्टेट चेंज करने वाले हैं और रिएक्टेंट से कहाँ को पहुंचने वाले हैं? प्रोडक्ट। तो इन दिस सिचुएशन मैंने आपके पास लास्ट टाइम 2 फॉर्मूले लिखे थे जिसको कहा गया था डेल्टा एच जो होगा वो समेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का डिफरेंस होगा। इन सिमिलर वे मैंने कहा था कि डेल्टा ई अब जो निकालेंगे उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि ई प्रोडक्ट कितना है और ई अपने पास रिएक्टेंट का कितना है। ये हमारे पास डेल्टा ई क्या है? टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि ये एचपी क्या है, तो ये हमारे पास समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है। समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स की वजह से एंथैल्पी की पॉसिबिलिटी होगी सबका सम कर दो। डेल्टा एच आर जो होगा, मतलब सिग्मा एच आर जो होगा वो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होगा, ये याद रखना। इन अ सिमिलर वे जो हमारे पास सिग्मा ऑफ ई एच जो होगा, सॉरी ईपी जो होगा वो होगा समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये रहेगा। और एक और बात क्या, ये जो हमारे पास समेशन ऑफ ईआर जो है ये अपने पास क्या है? ईआर यानी कि समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये टर्म्स आपको याद रखना है। लास्ट टाइम एक बच्चा पूछ रहा था सर यहाँ पर अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट अनलेस अदरवाइज मेंशन, जो आपने बात लिखी थी पीटी अपने पास कांस्टेंट चलेगा, अनलेस अदरवाइज ये कुछ ना कुछ मेंशन होगा, अनलेस अदरवाइज मेंशन। तो क्या याद रखना बेटा कि यहाँ जो डेल्टा एच और डेल्टा ई जो है वो मैंने कहा था कि स्टेट फंक्शन है, तो वो केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करेंगे। दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ पर जो वो एनसीपी डेल्टा टी और एनसीबी डेल्टा टी थे ये वाले फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर स्टेट फंक्शन। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तक जाने में अपने पास सिचुएशन पूरी तरह बदल गई होगी, एंथैल्पी की और इंटरनल एनर्जी की। रिएक्टेंट की एंथैल्पी कुछ और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कुछ और। बात समझ में आ गई क्या आपके? तो अब इस तरह से जब आप पूरे केमिकल रिएक्शन के लिए सारा अब अपन को जो भी स्टडी करना है, तो मैंने आपको वर्क के लिए फॉर्मूला लिखाया था और आपको याद होगा मैंने एक छोटा सा नोट भी आपको लिखवा दिया था कि काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो तो सेम ही रहेगी प्रोडक्ट की, और रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। बट मैंने कहा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी वो डिफरेंट रहेंगी, दोनों की अलग रहेंगी पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो रिएक्टेंट हो। इवन इसमें जो मैंने कहा था कि इंटरनल एनर्जी भी अलग अलग रहेगी, तो वो तो अभी हमको समझ में आ ही रहा है कि इंटरनल एनर्जी अलग अलग है, तभी तो वो जीरो नहीं हो पा रही है। बस समझ में आ रही है? तो ये 2 पार्ट तो अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट आपको वर्क डन का एक जनरल फॉर्मूला पता है, माइनस पी डीवी। और हमें पता है कि ये जो पी डीवी है इसमें अपने पास रिएक्टेंट से कहां पहुंच रहे हैं? प्रोडक्ट तक। तो प्रेशर अपने पास अगर कांस्टेंट है तो अपन क्या लिख देंगे इसमें? वी आर, और ये वीपी और डीवी, और इसका इंटीग्रेशन अपन जानते हैं तो डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं बीपी माइनस वी आर। यानी इट डिपेंड्स कि हमारे वॉल्यूम प्रोडक्ट का बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और हम जानते हैं कि अगर स्टेट चेंज हो रही होगी तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जैसे लिक्विड स्टेट में वाटर था, उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो फिर स्टेट तो बदल जाएगी, वो गैसेज स्टेट में चला गया, और अगर वो गैसेज स्टेट में गया तब वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई ज्यादा कर लेगा। समझ में आ रही बात? और अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे ले गए पानी को तो वो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा, यानी कहीं पर एक्सपेंशन होगा, कहीं पर क्या होगा? कंप्रेशन हो, कहीं पर क्या होगा? तो ये सारी बातें आपको याद रहेंगी। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, पेज नंबर 1 एज वेल एज पेज नंबर 2। अब एक और नोट,
एक और नोट, अगर मैं बात करूं जो अपने पास हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसके लिए आप क्या कह सकते हो कि मान लीजिए क्यूपी से डिनोट किया, तो क्या यही हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी था? याद करो, एंथैल्पी के लिए अपन ने यही कहा था ना, कांस्टेंट प्रेशर पे जितना अमाउंट ऑफ हीट होगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपने पास क्या था? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताओ, इसको अपन ने क्या बोला था? डेल्टा यू, मतलब क्यू वी जो होगा वो डेल्टा ई के बराबर होगा। अब इन दोनों में से ना कोई आपको एक ना एक चीज गिवन होगी, कोई ना कोई एक चीज आपको क्या होगी बेटा? गिवन होगी। अब मैं यहाँ पर, ये तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, ये दिस इज इंपॉर्टेंट नोट। तो मैं ये लिख रहा हूं नोट में कि अगर इन एनी केमिकल रिएक्शन मेजर चेंजेस in volume occurs because of gases, that is volume of solid or liquid अपन को क्या मान के चलना है? इज नेग्लिजिबल, ये अपन को मान के चलना है, अनलेस अदरवाइज मेंशन होगा। बट याद रखना कि विथ रिस्पेक्ट टू गैस, अगर कहीं पर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो सॉलिड लिक्विड के वॉल्यूम जो है वो लेना कोई फायदे का काम नहीं है, क्योंकि गैस तो पूरे कंटेनर स्पेसिफिक जगह ही घेर पाएंगे, बट गैसेस जो कि उसके पार्टिकल चारों तरफ फैल जाएंगे। दैट इज व्हाई इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस वी विल ओनली कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ गैस, और सॉलिड लिक्विड का उसके कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल माना है, वो जीरो होता। ये बात दिमाग में बिठाना, कंपैरेटिवली बात चल रही है यहाँ पर। अब यहाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना आपने? तो मैं अगर इसमें ये कहूं कि पी ये हमारे मान लीजिए प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो ये अपने पास क्या देगा? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू आरटी, समझ में आ रही है? और अगर मैं पी इसमें लिखूं भाई रिएक्टेंट का वॉल्यूम, तो ये अपने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू आरटी, मैंने यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर क्या मान रखे? कांस्टेंट। तो क्या मैं इसमें से मान लीजिए कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर, और अगर मैं इसको माइनस कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर दूं, तो क्या प्रेशर कॉमन आ जाएगा? वीपी माइनस वीआर आ जाएगा। इट इज इक्वल टू एनपी माइनस एनआर, और इनटू में आर। ये समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे आया? क्या यही फॉर्मूला अभी अभी आप लोगों ने वर्क की इक्वल लिखा था माइनस वर्क के? याद है भैया? आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? आपने पढ़ा था वर्क इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ बीपी माइनस वीआर, और इनटू में पी भी था ना, इट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? माइनस एनपी माइनस एनआर। मतलब कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो इनमें से वर्क के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसमें ना 3 केसेस पड़ेंगे। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन पेज नंबर 4 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसमें ना नोट नया लिख रहा हूं, नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 इज कि जो हमारे पास डेल्टा एन है, डेल्टा एन अगर कोई बच्चा नहीं जानता तो सुन लो क्या होता है डेल्टा एन को। मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम कई बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में अपन ये सीखेंगे कि पी ए प्लस क्यू भी लिखा हुआ है, और ये अपने पास कुछ लिखा हुआ है आर सी प्लस हमारे पास एस डी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं डेल्टा एन का मतलब याद रखना कि इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी आर और एस, यानी प्रोडक्ट के डिफरेंस बिटवीन और पी और क्यू, इनका सम। समझ में आ गई बात? ये क्या है? ठीक है, तो ये जो डेल्टा एन की जो पॉसिबिलिटी होगी, वो डेल्टा एन अपने पास अलग अलग हो सकता है, इट में भी नेगेटिव, इट में भी पॉजिटिव, और इट में भी जीरो। तो अगर ये डेल्टा एन का वैल्यू, डेल्टा एन गैसियस का ही लेना, याद रखना, इसमें ये सारे किस स्टेट में थे? गैसियस स्टेट में थे। तो डेल्टा एन समझ में आ गया? निकालना कैसे है? वेयर ए बी सी डी आर द सब्सटेंस, पी क्यू आर एस द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? तो डेल्टा एन कैसे निकालना है? प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम माइनस सम ऑफ व्हाट? रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का सम। क्लियर ना?
अब सुनो, डेल्टा एन जब अपन निकालेंगे तो इट में भी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हो गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपने ये लिखा ना एनपी माइनस एनआर, ये कैसा रहेगा, प्लस में। एनपी माइनस एनआर क्या रहेगा, अगर ये प्लस में रहा तो वर्क डन विल बी इन नेगेटिव, बात समझ में आ गई, वर्क डन इन बी, अगर वर्क डन नेगेटिव में है तो कौन सी कंडीशन, एक्सपेंशन है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, या इसको वर्क डन बाय द, बात समझ में आ गई, वर्क डन बाय सिस्टम, और इसको अपन क्या कह सकते हैं, हाँ वर्क डन ऑन सराउंडिंग, वर्क डन ऑन सराउंडिंग। अच्छा, अगर वर्क डन अपने मतलब जैसे डेल्टा एन जो है गैसेस वाला ये लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, इसमें 3 सिचुएशन लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 4 में, तो वर्क डन कैसा आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव आ गया मतलब क्या हो रहा होगा, और अगर कंपैरिजन हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन ऑन वर्क डन ऑन सिस्टम, या इसको और क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय, तो ये भी आपको याद रहेगा क्या, बाय सराउंडिंग भी इसको कह सकते हो, वर्क डन बाय सराउंडिंग भी इसको कह सकता हूं। सुनना बात को ध्यान से, अगर डेल्टा एन जो है, अगर डेल्टा एन 0 आ जाए गैसियस का, तो मतलब अपन क्या बोल देंगे, नो वर्क डन, क्लियर। अगर ये अपने पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इन दैट केस वी विल से कि वर्क डन कुछ नहीं होगा। तो पेज नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपसे ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनको आपको डायरेक्टली आंसर करना है कि उनके क्या आंसर होंगे, डायरेक्टली देखते ही साथ बताना है, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ मगजमारी मत करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, सुनना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग reaction, in which of the following reaction work is done by system, work is done by system or by surrounding, or by surrounding, or by surrounding, क्या मतलब बाय सिस्टम हो रहा है या बाय सराउंडिंग हो रहा है, दो ही तो पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर 0, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, मतलब या तो बाय सिस्टम होगा या बाय सराउंडिंग होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला पार्ट इसका कह रहा है, इक्वेशन देखते साथ आंसर आना चाहिए, कह रहा है 2CO2 2SCO2 नहीं 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल ऑफ 2SO3 ये सब किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो आप बताइए कि इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम होगा या वर्क डन बाय द सराउंडिंग होगा, या जैसे कार्बन का कंबशन अपने पास C सॉलिड में प्लस O2 गैसियस स्टेट में, ये रिवर्सिबल में ये CO2 गैस दे देता। बताओ पहले वाले में केवल डेल्टा एन में पॉजिटिव आया तो वर्क डन बाय सिस्टम, अगर नेगेटिव आया तो बाय द सराउंडिंग। तो अब बताओ पहले वाले में पॉजिटिव, दूसरे वाले में 0, दूसरे वाले में 0। याद रखना, कई बच्चा क्या कर देता है कि सॉलिड्स को भी कंसीडर कर लेता है। यहाँ पे मैंने डेल्टा एन क्या लिखा है, जी फॉर ओनली, जी फॉर जीनियस नहीं है, यहाँ पर जी फॉर गैस है। तो बेटा जी फॉर जो गैस हमको नजर आ रहा है यहाँ पर, तो 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल ऑफ 2SO3 जो लिखा हुआ है, इसमें एक सारे के सारे किस स्टेट में है, तो जब इसका आप डेल्टा एन निकालोगे तो डेल्टा एन इसका कैसे निकालोगे, 2 यानी कि ये, और माइनस ऑफ 2 + 1, समझ में आ रही है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये अगर माइनस आए तो बाय द सिस्टम कि बाय द सराउंडिंग, बाय द, क्लियर ना। अब जैसे मान लीजिए अगर ऐसे लिख के आ जाए, इस वाले में डेल्टा एन निकालोगे गैसियस वाला, तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, जो कार्बन का कंबशन हो है 1, यानी प्रोडक्ट का कितना है 1 माइनस ये 1, समझ में आ रहा है, ये अपने को और किसी को लेना, तो ये अपना 1 - 1 कितना आ गया, 0 आ गया, यानी पे यहाँ पे कोई वर्क डन हुआ। अब मैं अगर केस नंबर 3 आपसे पूछूं, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ H2 गैस प्लस हमारे पास O2 गैस। अब ये याद रखना कि ये भी गैसियस स्टेट में, रिवर्सिबल मैंने लिख दिया H2O ऐसा लिख दिया। अब इसमें ना ये लिक्विड है, याद रखना, यहां अगर टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है बेटा, ये जो वाटर मैंने लिख दिया ये रूम टेम्परेचर है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर में लिख देता
कि हाइड्रोजन का कंबशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो प्रोडक्ट में H2O को क्या ले लेते अपन, गैस ले लेते, तब डेल्टा एन कुछ और हो जाता। जैसे यहाँ आप डेल्टा एन निकाल रहे हो, तो डेल्टा निकालते टाइम क्या करोगे, यहाँ लिखोगे आप 0 - 1 + 1, यानी कितना देगा माइनस का, और अगर -2 है तो बाय द सराउंडिंग। उल्टा क्यों बोल रहे हो, ये तो लिख दिया। अगर डेल्टा एन अपने पास ये आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय सराउंडिंग। मैं मतलब केवल सराउंडिंग और सिस्टम कौन वर्क कर रहा है ये पूछ रहा हूँ, ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम नहीं, बाय द सिस्टम बाय द सराउंडिंग पूछ रहा हूँ, समझे क्वेश्चन। तो इन तीनों ही पार्ट में मतलब इस तरह की केमिकल इक्वेशन अगर दे दे और पूछ ले कि कौन से केस में वर्क डन बाय सिस्टम है या बाय द सराउंडिंग है, या ऑन द सिस्टम है या ऑन द सराउंडिंग है, या नो वर्क डन है, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन निपटा दोगे देख के साथ। बता इसमें अपने को कुछ करना, समझ में आ रही है बात। चलो तो अब मैं इसमें ना एक और नोट आपको बताता हूं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 and page number 6 and page number 6। चाहिए सुनो बात, एक और नोट। नेक्स्ट नोट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P2V2 माइनस P1V1, ये अपने को फॉर्मूला यूज करना है। हम जानते हैं डेल्टा E जो डेल्टा H है वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होता है ना। अरे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W, पता है ना अपने को। तो मैंने इसमें क्या लिख दिया भाई, W के प्लेस पे P2V2 माइनस P1, ये अगर प्रेशर चेंज हो रहा होगा। बट अगर अपन से ये बोल दे, अपन से कह दे कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, मतलब ये तो अपन ने जनरल बात लिख दी ना। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा एच का फॉर्मूला घुमा देंगे डेल्टा ई, और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, पी कॉमन ले लेंगे, V2 माइनस ये अपन डायरेक्ट लिख देंगे। और अगर अपन से कह दे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, तो क्या डेल्टा एच किसके बराबर, क्योंकि वर्क डन कितना हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, हाँ प्लस वी कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1। अब इसमें ध्यान से सुनो, ये क्या, यहां पर प्रेशर अभी आपने फिक्स नहीं किया, यहाँ पर प्रेशर फिक्स, ये फॉर्मूला केमिकल रिएक्शन के लिए चल रहा है, किसके लिए चल रहा है, केमिकल, ये जनरल फॉर्मूला। तो P2V2 माइनस P1, ये याद रखना कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ऑन व्हाट, जनरल फॉर्मूला केमिकल रिएक्शंस के लिए, ये सब सिस्टम पर अप्लाई करना। अब आपको लग रहा होगा बहुत सारे फॉर्मूले हो गए ना, हो गए ना, पहले इनिशियली तो कम ही थे और अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और सेम ही फॉर्मूले हैं, बस सिचुएशन बदलने से वो बदल रहे हैं। फॉर्मूले सब में सेम ही है ना, कोई नए तरीके थोड़ी ना फॉर्मूले आ रहे हैं, फॉर्मूले तो सारे सेम है, बट सिचुएशन बदलने से उनकी कंडीशंस बदल रही हैं। प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, उस हिसाब से आइसोकोरिक में ये, आइसोबैरिक में ये, इस तरह से चीजें चल रही हैं। अब सुनो, क्या मैं एक फॉर्मूला ये कह सकता हूं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N गैसियस वाला इंटू RT, एक ये फॉर्मूला भी कह सकता हूं भाई। वर्क डन को ऐसा भी तो लिखा जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, यही वाला, हाँ क्या पीडीवी नहीं चलेगा, पीडीवी चला तो सकते, बट अगर पीडीवी ही चल रहा है, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो फिर अपन को ये लगाना पड़ जाएगा P1 P2 P1 P1 वाला। प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाए, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाए, तब फिर वर्क डन विल बी 0। समझ में आ गई बात, प्रेशर वॉल्यूम दोनों ही कांस्टेंट होंगे एट दैट सिचुएशन, और दी मोल्स आर कंजर्व, मोल्स क्या हो, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गैसियस फॉर्म के जो मोल्स है अगर वो भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वो अपने पास 0 हो जाए, तो सिचुएशन में भी वर्क डन कितना 0 हो जाएगा। समझ गए ना, ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स तो, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप वो तो निकाल लोगे क्यू, हीट को इधर ही लिख दूं नोट के ही फॉर्म में, मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप
डेल्टा एच इज इक्वल टू लगा दो, डेल्टा एच इज इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर अपन क्या कर सकते हैं, इसको क्यूपी बोल सकते हैं डेल्टा ई को, अगर प्रेशर कांस्टेंट है। और यहां पर आप डेल्टा एन गैसियस आरटी ये सब लगा सकते हो। ये फॉर्मूले से आप क्यूपी निकाल लोगे, अगर बाकी सारे टर्म्स आपको पता है तो कर लोगे ना। समझ में आ रही है बात? एक चीज और, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बता। अरे फ्लॉट लगा दिया, फ्लॉट ही तो लगाया, ये फ्लॉट ही के थ्रू तो लिखा ये फॉर्मूला। कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा ई को ही तो क्या बोल रहे थे, क्यूपी, बस वही लिख दिया मैंने। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है बस, समझ गए ना? बढ़ेगा आगे, चलो सुनो, वन मोर नोट, ये ध्यान से सुनो। अगर सिंगल आइडियल गैस अगर अपन स्टडी कर रहे हैं, सिंगल आइडियल गैस है मतलब कि उसके मोल्स एक ही हैं, मोल्स कितने हैं, 1 है, तब आप लोग जो फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यूपी प्लस डब्ल्यू, ये जो फॉर्मूला लगाओगे यहां आप लिखोगे कि डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये याद रखना एट कांस्टेंट प्रेशर की बात चल रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात चल रही है। अब इसमें ना अपन ये बोलेंगे कि डेल्टा ई एच क्यूपी, ठीक है, क्यूपी के प्लेस पे अपन क्या बोल देंगे, डेल्टा एच बोल देंगे, और डब्ल्यू के प्लेस पे अपन बोलेंगे माइनस एनआर, मतलब वो डेल्टा एनआर, ये बोलेंगे माइनस एनआर टी। समझ में आ रही बात? ये वर्क डन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, बट यहाँ पर ना डेल्टा नहीं यूज करेंगे, यहाँ एक मोल के लिए चल रहा है। किसके लिए? एक मोल यानी सिंगल गैस के लिए चल रहा है। अगर अपने पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला चल रहा है एक ही तरह की गैस है जो कि अपने आप को पूरे प्रोसेस के दौरान चेंज नहीं कर रही, तब तक तो ये फॉर्मूला चिपकाते रहो। समझ में आ रहा? तब तक तो आप ये फॉर्मूला लगाते रहो, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एच माइनस एनआरटी। बट अगर बाकी वो आप जानते हो एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, ये सब लग सकते हैं सिंगल गैस के लिए। और अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है, कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तब आप जो फॉर्मूला लगाओगे वर्क का, उसमें वर्क इक्वल टू आप लोगे माइनस डेल्टा एन गैसियस आर टी। ये छोटा सा डिफरेंस ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या? कि अगर कोई गैस अपने आप को चेंज नहीं कर रही है पूरे प्रोसेस में, तब तक तो वो एनआरटी चल रहा है। बट अगर गैस अपने आप को चेंज कर रही है, कोई केमिकल रिएक्शन बना रही है, तो उस सिचुएशन में एन नहीं लेना है, डेल्टा एन लेना है। डेल्टा एन था क्या? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो कोएफिशिएंट थे ना, उनके सम का डिफरेंस था। ये आपको छोटी सी बात याद रखना, समझ गया ना? तो उसके अकॉर्डिंग तो सब आप कर लोगे ना। कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इस सिचुएशन में केमिकल रिएक्शन के लिए आप कह सकते हो डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एच माइनस अपने पास ये डेल्टा एन गैसियस आरटी, और इस सिचुएशन के हिसाब से आप बता सकते हो कौन किससे बड़ा, ये डायरेक्टली देख के बता सकते हो। भाई मैं आपसे कह दूं कि डेल्टा एन जो है वो अगर पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, तो उस केस में डेल्टा ई क्या हो जाएगा, लेस देन 2। बताओ, ये सिंपल सी बात है। अगर डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव में आया तो अल्टीमेटली वो तो सब्ट्रैक्ट हो रहा ना, अगर माइनस में आया तो जुड़ जाएगा डेल्टा एच से। सोच के देखो बात, समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है इन दिस सिचुएशन? सुनो मैं क्या कह रहा, मैं कह रहा हूं नोट है ये। आप कह रहे हो कि सर बहुत सारे नोट हो गए ना इसमें, नोट पे इफ डेल्टा एन इज नेगेटिव, डेल्टा एन क्या है, अगर नेगेटिव है तो डेल्टा ई जो है वो छोटा किससे हो जाएगा, डेल्टा एच से। और अगर डेल्टा एन अपने पास पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए, तो डेल्टा ई विल बी ग्रेटर देन। और अगर डेल्टा एन 0 हो जाए, डेल्टा एन क्या हो जाए, तो डेल्टा ई किसके बराबर, डेल्टा एच के बराबर। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं इस तरह के आपको वाहियात लेवल के क्वेश्चन तो आप कर लोगे। जैसे क्वेश्चन सुनना क्या है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है राइट रिलेशन बिटवीन, मतलब केवल आपको बताना है कि डेल्टा एच और डेल्टा ई में कौन बड़ा कौन छोटा, डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, ये आपको इनके बीच में रिलेशन बताना है फॉर द
फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ, पहला वाले में अपन से कह रहा है कंबशन ऑफ CH4, कंबशन ऑफ CH4। अभी अभी आप लोगों ने ये किया था ना रिएक्शन को। और कंबशन ऑफ इथेनॉल, कंबशन ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो कंबशन ऑफ इथेनॉल का फॉर्मूला बताएगा कोई? C2H5OH। इनकी कंबशन की रिएक्शन का मतलब किससे रिएक्ट करा दें? O2 से। O2 से रिएक्शन कराने के बाद प्रोडक्ट बता सकते हो क्या आप लोग? बेंजीन। हाँ भाई, बेंजीन का फॉर्मूला, हाँ, एक फोर्थ पार्ट है कंबशन ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन जानते हो ना? कंबशन ऑफ आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। और मैं इधर ना एक टेम्परेचर भी लिख रहा हूं एट 127 डिग्री सेल्सियस। ये 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 9 का स्क्रीनशॉट ले लो। सुनो, मैं कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूं, ये सभी आपको घर से करके लाना है, सारे न्यूमेरिकल। नहीं ले पाए? ये है पहला क्वेश्चन में कह रहा है फॉर द रिएक्शन एट 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन में कह रहा है कि ए गैस थी और 2 भी, ये भी गैस थी, और इसने प्रोडक्ट में बनाया 3C गैस, और साथ में इसने प्रोडक्ट में बनाया D गैस। इस तरह से इसने सब्सटेंस बना दिया। कह रहा है कि डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज -20 किलो कैलोरी पर मोल। ये बात दे रहा है। कह रहा है कैलकुलेट हीट एक्सचेंज when reaction takes place in closed rigid container। तो ये न्यूमेरिकल का आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कह रहा है कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला पता है क्या? बेंजोइक एसिड C6 क्या था? C6H5COOH। अरे याद होगा आपको, मैंने ये लिखवाए हैं आपको IUPAC में नेम। बेंजोइक एसिड याद रखना, बेंजोइक एसिड सॉलिड स्टेट में एट 27 डिग्री सेल्सियस इज -750 किलो कैलोरी पर मोल। कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस। मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो भी आपको घर से करके लाना है, कल अपन उसके आंसर मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ऑफ 50 ml ऑफ इथाइलिन का फॉर्मूला, बहुत बढ़िया, C2H5 होता है इथाइलिन का फॉर्मूला। इथाइलिन लिखा है मैंने, इथाइलिन किसके लिए यूज किया जाता है? ये वर्ड कॉमन वर्ड है इथाइलिन, इथीन के लिए। C2H4 को इथाइलिन के नाम से जाना जाता है। रुको, अब ठीक है, अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए, कॉमन नेम था ये। आप विथ 50 ml ऑफ H2 at 1.5 atmospheric pressure is -0.31 kilojoule. Calculate delta E. And the last question is
the value of change in internal energy, change in internal energy when 1 mole of calcium carbonate solid state में पाया जाता है, ये is changed to calcite, changed calcite to एरोगोनाइट। ये एरोगोनाइट क्या होता है आपको पता है? कैल्साइट और एरोगोनाइट क्या है ये आपको पता है? बोथ आर कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों के दोनों क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, बस इनमें ना अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग होता है, दोनों है एक ही चीज। तो अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो इज 0.21 किलो जूल एट 1 बार प्रेशर। कैलकुलेट डेल्टा एच if density of calcite and aragonite form are 2.5 and 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सभी क्वेश्चंस को आपको करके लाना है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ऑल्सो। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इन्हीं का सॉल्यूशन करते हैं। 2 या 3 दिन में ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो